Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in your week 2 of revision series for Polity and Governance. आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है बिकॉज अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ डायनेमिक थिंग्स हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक इश्यूज कवर करेंगे प्राइमरली फ्रॉम फेडरल इश्यूज एज वेल एज हमारे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डोमेन इन द सेंट्रल स्फेयर. ठीक है, तो ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं फॉर प्रीलिम्स 2021 क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं. इनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं करंट अफेयर्स में होती आई हैं. ठीक है, सो टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव मैं आगे रख रही हूँ आपके एक इंडेक्स ऑफ द करंट अफेयर्स. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम क्विकली कवर करेंगे इन योर रिवीजन सीरीज. इनके ऊपर हम फटाफट नज़र डालेंगे स्टार्टिंग विद इंटर स्टेट काउंसिल एंड गोइंग ऑन टिल द GNCTD एक्ट जो कि हमारी NCT दिल्ली के रिगार्डिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे. The first topic of the day is the interstate council. अब ये इंटरस्टेट काउंसिल जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और एक्चुअली द करेक्ट वर्ड वुड बी रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2019 के अंदर. ठीक है, सो दैट इज़ वाई ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फेडरल टूल है जो कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब इंटरस्टेट काउंसिल है क्या, कौन इसके बारे में बात करता है, क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो हाँ जी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बिकॉज इट इज़ बैक्ड बाय आर्टिकल 263 विच प्रोवाइड्स फॉर एन इंटरस्टेट काउंसिल. हाउएवर एक इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ टू बी रिमेंबर्ड अबाउट दिस बॉडी इसकी ये एक नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये नॉन परमानेंट है. ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है बाय द प्रेसिडेंट टू प्रमोट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेशन इन फेडरल रिलेशंस. मतलब सेंटर एंड स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए एंड स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी मानी जाती है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली कौन इसको इस्टेब्लिश कर सकता है? ये कॉन्स्टिट्यूट या रिकॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम जब उनको लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट को सूट करेगा जब हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे. राइट, सो इफ ही फील्स दैट इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, दैट इट इज़ द नीड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट कि कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के लिए हमें इस बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो वो इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अब क्या ड्यूटीज़ होंगी इस बॉडी द्वारा जो कि निभाई जाएंगी, क्या इसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्या इसका प्रोसीजर होगा, ये सब को डिफाइन कौन करेगा? ये सब भी डिफाइन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे. However, apart from the duties that will be prescribed and defined by the President of India, जो आर्टिकल 263 है वो खुद भी कुछ बेसिक ड्यूटीज जो है फॉर दिस बॉडी वो प्रिस्क्राइब कर देता है. अब व्हाट आर द ड्यूटीज जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब की हुई है? सबसे पहले एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये इंक्वायर कर सकता है इनटू एंड एडवाइस कर सकता है विद रिगार्ड टू एनी डिस्प्यूट्स जो कि अराइज कर सकती हैं बिटवीन द स्टेट्स. अब आपको पता होगा हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, राइट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम उनकी एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है, राइट, जो कि आर्टिकल 131 डील करता है उसके साथ. Within this original jurisdiction, one of the main tasks that the Supreme Court is supposed to perform is adjudicate any disputes जो कि होती हैं between states और between center and states or between center and some states on one side and other states on the other side. However, ये जो है process after it reaches Supreme Court बात जो है थोड़ी हाथ से निकल गई होती है, right? It obviously hampers and hurdles and creates tensions amongst the states or between the center and the states. तो बात जो है इतनी दूर तक पहुंचे ही ना, कोर्ट तक जाए ही ना, तो एक तरह से सुलझाने के लिए ऐसे मसलों को पहले ही एक तरह से ख़त्म करने के लिए, इंक्रीज्ड कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए ये इंटरस्टेट काउंसिल जो है एनविसेज की जाती है कि हम पहले ही हम जो डिस्प्यूट्स अराइज हो सकती है, जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज हैं अमंग्स द स्टेट्स और बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्टेट्स, उन पे सूझबूझ के इस थ्रू दिस बॉडी डिस्प्यूट्स ख़त्म करने की कोशिश करें. The next very important duty is to inquire into and advise into any dispute which may arise between states as well. ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट
जो स्टेट्स एंड यूनियंस है, अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन इंटरेस्ट का मैटर आता है तो उसके रिगार्डिंग भी ये इंक्वायर कर सकता है एंड इसके ऊपर जो है डिस्कशन इनकरेज कर सकता है यूनियन की या सम ऑफ द स्टेट्स जिनके लिए कॉमन इंटरेस्ट है या अमंगस्ट ऑल द स्टेट्स एंड द यूनियंस। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये रिकमेंडेशंस दे सकता है ऑन एनी सच सब्जेक्ट मैटर जिसके थ्रू बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाए बिटवीन स्टेट्स एज वेल एज द यूनियन, जिसके थ्रू बेटर पॉलिसी बन पाए एंड बेटर एक्शन लिया जा सके ऑन दीज कंसर्न्ड सब्जेक्ट्स। राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली सरकारिया कमीशन जो है विच वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस जो कि इस्टेब्लिश की गई थी इन 1983, तो ये सरकारिया कमीशन ने जो है रेकमेंड किया था दैट टू इम्प्रूव फेडरल रिलेशंस यू शुड सेट अप द इंटर स्टेट काउंसिल। राइट एंड फाइनली अंडर द वीपी सिंह गवर्नमेंट इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1990, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट। अब क्या कॉम्पोजिशन होता है इस इंटर स्टेट काउंसिल का? ये जो बॉडी है इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर नंबर ऑफ मेंबर्स। कौन कौन होते हैं इसके मेंबर्स? सबसे पहले तो जो चीफ मिनिस्टर्स है ऑफ ऑल स्टेट्स, देन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दोज यूनियन टेरिटरीज जिनके पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, देन एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है, राइट, तो चंडीगढ़, दमन दीव, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, इसके बाद गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स जो कि प्रेसिडेंट्स रूल के अंडर है, तो कोई भी स्टेट जहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल चल रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो इसलिए वहाँ के गवर्नर होते हैं मेंबर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। देन एंड साथ ही में 6 कैबिनेट सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग कौन कौन? होम मिनिस्टर एज वेल एज बाकी मिनिस्टर्स जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंटली 5 मिनिस्टर्स जो कि कैबिनेट रैंक के होते हैं या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज होल्ड कर रहे हैं, उनको भी नॉमिनेट किया जाता है बाय द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर एज परमानेंट इनवाइटीज टू द काउंसिल। ठीक है, तो ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहीं से इंपॉर्टेंटली एक और चीज़ आती है विच इज़ विद रिगार्ड टू द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द काउंसिल। अब डे टू डे वर्क करना, डे टू डे कोई रूटीन इश्यूज आ रहे हैं, कंटिन्यूस कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन इंश्योर करने के लिए एक स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द काउंसिल जो है इस्टेब्लिश की गई थी 1996 में। राइट, क्या काम था इसका? जैसे कि मैंने पहले बता दिया, कंटिन्यूस कंसल्टेशन, राइट, दैट रादर देन, अब हमने देखा जो ISC है, राइट, वो जब कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी तब मिलेगी। साथ ही में प्राइम मिनिस्टर जो है हैज़ अ वेरी बिजी जॉब, सारे चीफ मिनिस्टर्स को कलेक्ट करना ऑल्सो बिकम्स अ हार्ड टास्क। तो अब कंटिन्यूअसली अगर एक कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए तो हमें एक बॉडी चाहिए थी एंड वो बॉडी आई इन द फॉर्म ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल जो कि 1996 के अंदर इस्टेब्लिश की गई। अब इस काउंसिल की मेंबरशिप क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंटली जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। Apart from the Union Home Minister, there are 5 Union Cabinet Ministers as well as 9 Chief Ministers जो कि on rotation इस body का हिस्सा होते हैं। Now, apart from this, there is also a secretariat called the Interstate Council Secretariat जो कि बनाई गई है, establish की गई है, जो कि assist करती है इनको in their work। तो दोनों ही इंटर स्टेट काउंसिल एंड आगे चलेंगे हम जो जोनल काउंसिल्स हैं, दोनों को ही असिस्टेंस देता है ये जो सेक्रेटेरिएट है। अब ये जोनल काउंसिल क्या है? बेसिकली जोनल काउंसिल बनाई गई थी टू प्रमोट एंड इनकरेज कोऑपरेशन अमंगस्ट स्टेट्स रीजन वाइज। ठीक है, तो अब क्या किया गया? जोनल काउंसिल्स जो है स्टैच्यूटरी बॉडीज है। स्टैच्यूटरी का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा नहीं बल्कि एक स्टैच्यूट या लॉ द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई है। एंड विच लॉ एस्टैब्लिश देम? The law that established them was the State Reorganization Act of 1956. अब इस एक्ट ने जोनल काउंसिल्स बना दी फॉर 5 रीजन्स। ठीक है, 5 तरह की जो है जोनल काउंसिल बन गई। सबसे पहले है आपकी नॉर्दर्न काउंसिल जो कि आपके नॉर्दर्न हिस्से के जो स्टेट्स हैं उनके साथ डील करती है। स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, इसके बाद जो है आ गई आपकी सेंट्रल काउंसिल जो कि सेंट्रल रीजन के स्टेट्स के साथ डील करती है। स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, इसके बाद है आपकी ईस्टर्न काउंसिल। अब ईस्टर्न काउंसिल जो है ईस्टर्न इंडिया को केटर करती है बट नॉट नॉर्थ ईस्ट, ये आपने याद रखना है। तो ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन आ रहे हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये वाले स्टेट्स आ रहे हैं। देन इसके अलावा यू हैव वेस्टर्न,
तो आपके जो वेस्टर्न एरिया के हो गए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दमन दियो दादर नगर हवेली हो गए, गोवा हो गए, ये सब जो है वेस्टर्न काउंसिल का हिस्सा होते हैं। एंड लास्टली यू हैव ए सदर्न काउंसिल, जिसके अंदर आपके जो सदर्न के स्टेट्स हैं वो इसका हिस्सा माने जाते हैं। स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दीज जोनल काउंसिल्स, ये जोनल काउंसिल्स के बारे में एक और चीज़ जाना जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी मेंबरशिप जो है क्या होती है ना। वेरी इंपॉर्टेंटली सेंटर की तरफ से कौन आ रहे हैं, जो कि चेयरपर्सन भी एक्ट करते हैं इन ऑल ऑफ द जोनल काउंसिल्स। तो हर जोनल काउंसिल में ये चेयर है, कौन है ये, होम मिनिस्टर एट द सेंटर। तो हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो चेयरपर्सन एक्ट करते हैं इन ऑल द 5 जोनल काउंसिल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी चीफ मिनिस्टर्स है फॉर द स्टेट्स जो कि स्पेसिफिक जोन्स में आते हैं वो इनके मेंबर्स होते हैं। एंड इन्हीं में से एक चीफ मिनिस्टर जो है वाइस चेयरपर्सन बनते हैं बाय रोटेशन। सो 1 साल के लिए एक चीफ मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट बनाए जाते हैं एंड बाय रोटेशन जो है वो चलते जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर ऑल्सो 2 अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट from each particular zone as well as administrators of every union territory जो कि उस जोन के अंदर आते हैं। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली, अब जैसे मैंने बोला था, ईस्टर्न जो जोनल काउंसिल है वो ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है एंड नॉट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए क्या बनाया गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अ सेपरेट काउंसिल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। सो ऑलवेज टू रिमेंबर, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द्वारा नहीं इस्टेब्लिश की गई थी, इट वाज इस्टेब्लिश बाय सेपरेट एक्ट विच वाज द 1971 एक्ट। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं राइट अलॉन्ग विथ सिक्किम, राइट, ये सारे स्टेट्स जो हैं इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के विद इन जो है आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपने एक्सक्यूज मी जोनल काउंसिल्स एज वेल एज इंटर स्टेट काउंसिल द्वारा के बारे में याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ पार्लियामेंट्री सेशंस। नाउ गिवन द आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक, हमें पता है पार्लियामेंट्री सेशंस जो है काफ़ी ज़्यादा हार्म हुए थे, इनकी वर्किंग जो है काफ़ी ज़्यादा हिंडर हुई थी, लोग मिल नहीं सकते थे, एमपीज़ नहीं आ सकते थे, नॉर्मल कंडक्ट नहीं हो रहा था, सेशंस वर नॉट कंडक्टेड और दे वर कट शॉर्ट। सो इसके चलते हुए पार्लियामेंट्री सेशंस और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट, तो अब मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरी इन्फॉर्मेशन को इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट जो है बनाया है ताकि आपके लिए भी ये याद रखना आसान साबित हो सके। Now the first question that comes to your mind should be कि क्या इंडिया के पास एक स्पेसिफिक कैलेंडर है फॉर पार्लियामेंट्री सेशन विच एवरीवन हैज टू कंपल्सरीली एडहियर टू, कि आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। तो इंडिया के पास कोई फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है, राइट, कोई फिक्स चीज़ नहीं है, कोई फिक्स डेट्स नहीं है जिनको आपने एडहियर करना है। बाय कन्वेंशन हम कहते हैं 3 सेशंस जो हैं होते हैं इन अ ईयर as far as the Indian parliamentary sessions are concerned. However, क्या ये fixed है, क्या ये compulsory है, तो नहीं है, you are always supposed to remember that. Next, is there a minimum number of times कि पार्लियामेंट को मिलना चाहिए, minimum number of sittings हैं क्या? तो अब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जिनका ये मानना था कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, इंक्लूडिंग मेंबर्स लाइक केटी शाह। तो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए थे ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस, एंड बोला था कि किस तरह से वो 100 दिन से ऊपर भी जो है मिल रहे हैं। तो इनका मानना था कि पार्लियामेंट के लिए भी एक मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ सिटिंग जो है वो हो जानी चाहिए। हाउएवर ऐसा कोई लॉ जो है कभी बना नहीं, कभी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं इंक्लूड किया गया, तो कोई मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग्स जो है प्रिस्क्राइब नहीं की गई हैं। जो समनिंग है ऑफ द पार्लियामेंट वो डेल्ट है कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में, इन आर्टिकल 85 of the Constitution. Now, like many other articles and a lot of framework, ये कहाँ से inspired है? From the Government of India Act of 1935. But कोई भी minimum number of days prescribed नहीं है। Maximum क्या दिया गया है? एक प्रिस्क्रिप्शन दी गई है कि जो मैक्सिमम गैप है बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट वो मोर देन 6 months नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है कि पार्लियामेंट को एटलीस्ट 2 बार, एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर तो मिलना ही मिलना है। तो इनफैक्ट देयर हैव बीन इंसिडेंट्स, फॉर एग्जांपल जब यूपीए था एंड जब हमारी यूएस के साथ न्यूक्लियर डील चल रही थी, उस दौरान सिर्फ 2 ही सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट हुए थे एंड तीसरा सेशन हुआ ही नहीं था बिकॉज ऑफ अ फियर कि एक और बार जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन कहीं इन्वोक ना कर दी जाए उनके अगेंस्ट। ठीक है, सो मैक्सिमम क्या है लिमिट ऑफ 6 months से ऊपर नहीं हो सकती है, विच मीन्स कि पार्लियामेंट ने एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर मिलना ही मिलना है। नाउ नेक्स्ट अप वेरी इंपॉर्टेंटली
समन कौन करता है पार्लियामेंट को? ना समन कौन करता है? हमारे जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं, दैट इज प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट है ये उनके नाम पे समन की जाती है, जो बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है कि आइए और आप जो है कन्वीन किए जाएंगे। हाउएवर जो डिसीजन है, जैसे कि हमें पता है कि प्रेसिडेंट आखिरकार क्या है, प्रेसिडेंट ओनली एक्ट्स on the aid and advice of the Prime Minister and his Council of Ministers. Therefore, this decision also on when to convene, when to summon is actually taken by the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs, जिसके अंदर currently 9 ministers हैं, including important ministries like Defence, Home, Finance and Law. ठीक है, तो बताते ये है, बट किसके नाम पे समन की जाती है? प्रेसिडेंट के नाम पे ही समन की जाती है। तो बोला क्या जाता है कि इट इज द प्रेसिडेंट हु इज समनिंग ईच ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट अप, सेशन आखिरकार होता क्या है? अब हम बोल रहे हैं पार्लियामेंट्री सेशन होता है, 3 सेशंस होते हैं, तो ये सेशंस क्या हैं और कौन कौन से सेशंस होते हैं? सेशन बेसिकली ऑफ अ पार्लियामेंट इज द पीरियड जो कि होता है बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस, जब उनको बुलाया गया है, उनको कन्वीन किया गया है, एंड इट्स प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का क्या मतलब होता है? जब एक सेशन जो है खत्म हो गया। अडजर्नमेंट क्या होता है? जब एक सिटिंग खत्म होती है, मतलब एक सेशन के अंदर एक सिटिंग जब खत्म हो गई तब हम अडजर्नमेंट बोलते हैं। एंड प्रोरोगेशन का क्या मतलब होता है? जब प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हाँ जी द सेशन हैज कम टू एन एंड। ठीक है, तो जब प्रोरोग कर दिया जाता है उसको हम एक सेशन बोलते हैं, राइट। इन केस ऑफ लोकसभा, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व भी की जा सकती है, तो प्रोरोगेशन की जगह डिसोल्यूशन भी हो सकती है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, लोकसभा डिसॉल्व की जा सकती है, बट राज्यसभा क्या है? राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं की जा सकती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, ड्यूरिंग अ सेशन जो हाउस है वो हर रोज मिलते हैं टू ट्रांजैक्ट सर्टेन बिजनेस। तो जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, कोई लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, उनके ऊपर डिबेट, डिस्कशन, ये बिल्स पास करने के लिए ये पूरा बिजनेस जो है ड्यूरिंग अ सेशन कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंटली जो पीरियड होता है जो कि आता है बिटवीन प्रोरोगेशन, दैट इज जब एक सेशन खत्म कर दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अ हाउस, एंड इट्स रीअसेंबली, जब नया सेशन शुरू होता है, तो ये जो पीरियड होता है बीच में, राइट, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको रिसेस बुलाते हैं। Now very importantly there are usually 3 sessions in a year. कौन सा? सबसे पहले जो बजट सेशन होता है जो कि फरवरी टू मई के बीच में होता है, देन मॉनसून सेशन जो कि जुलाई टू सितंबर होता है, एंड लास्टली द विंटर सेशन जो कि नवंबर टू दिसंबर के बीच में होता है। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर अबाउट पार्लियामेंट्री सेशंस। नेक्स्ट अप वेरी इंपॉर्टेंटली इज आवर क्वेश्चन आवर। ठीक है, क्वेश्चन आवर जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, क्योंकि पैंडेमिक के चलते हुए ये क्वेश्चन आवर को जो है कंडक्ट नहीं कराया जा रहा था। अब आप इस डायग्राम दौरान देख सकते हैं कि जो पहला घंटा है 11 AM ऑनवर्ड्स, वो क्या है? क्वेश्चन आवर बताया जा रहा है। तो आखिरकार ये क्वेश्चन आवर है क्या? ये क्वेश्चन आवर जो है मेंशन्ड है इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ आवर हाउसेस। ये यूजुअली पहला घंटा होता है ऑफ द पार्लियामेंट्री सिटिंग। तो दोनों ही हाउसेस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों ही हाउसेस के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, एंड दोनों ही हाउसेस का जो पहला आवर होता है ऑफ देयर सिटिंग, उसको हम ये क्वेश्चन आवर बुलाते हैं। बेसिकली इस टाइम दौरान जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है इन बोथ द हाउसेस, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड यूजुअली ये क्वेश्चंस जो है जो मिनिस्टर्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट उनसे जो है पूछे जाते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली 3 मेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज स्टार्ड, अनस्टार्ड एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसके अपार्ट एक 4th कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन भी है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन क्या है? ये डिस्टिंग्विश किया जाता है बाय एन एस्ट्रिक्स, जैसे वो लगाया जाता है ना, ऐसे कंडीशंस अप्लाई, राइट। तो ये एस्ट्रिक्स जो है इस क्वेश्चन के साथ लगाया जाता है, एंड ये रिक्वायर करता है क्या? एक ओरल आंसर। ठीक है, ओरल आंसर मांगा जाता है, मतलब जुबानी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने आंसर बताना है, एंड दैट इज वाई, क्योंकि ओरली पूछा जा रहा है, ओरली जो है आंसर किया जा रहा है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी जो है फॉलो कर सकते हैं। मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा, मिनिस्टर ने ओरली जवाब दिया, उनके जवाब से रिलेटेड मैंने एक और जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया, उसको हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट अप इज द अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन के अंदर ओरल नहीं बल्कि एक रिटन आंसर माना जाता है, एंड देयरफॉर क्योंकि वो लिखित में दिया जा रहा है, इट इज बीइंग गिवन इन राइटिंग, देयरफॉर देयर कैन नॉट बी एनी सप्लीमेंट्री और फॉलो अप क्वेश्चंस। नेक्स्ट अप इज द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये जो है ऐसा क्वेश्चन होता है विच इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस विच इज लेस देन 10 days का पीरियड,
एंड इसको भी जो है ओरली ही आंसर किया जाता है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड टू द मिनिस्टर्स, देयर इज अ फोर्थ काइंड व्हिच इज क्वेश्चंस टू द प्राइवेट मेंबर्स. तो यूजुअली तो मिनिस्टर्स को ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वही गवर्नमेंट में है, वही पॉलिसीज बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं. बट समटाइम्स देयर कैन बी सर्टेन प्राइवेट मेंबर्स से उन्होंने कोई बिल रेज किया या कोई रेजोल्यूशन जो है रेज किया जो कि कनेक्टेड है टू द मैटर, जो कि टू द मैटर ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस. तो उस इन सच अ सिचुएशन इस प्राइवेट मेंबर के आगे भी जो है क्वेश्चंस रखे जा सकते हैं. तो ये क्वेश्चंस कौन से होते हैं? क्वेश्चंस टू द प्राइवेट मेंबर्स. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली कलर कोड किया जाता है क्वेश्चंस को, राइट. तो क्वेश्चंस को एज पर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आर उस कलर में प्रिंट किया जाता है. तभी मैंने ये डिफरेंट कलर से ये हाईलाइट किया है. तो जो ग्रीन है वो स्टार्ड होते हैं क्वेश्चंस, जो व्हाइट है वो अनस्टार्ड होते हैं, जो लाइट पिंक होते हैं वो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं, एंड जो येलो होते हैं वो क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स होते हैं. Very quickly let's move on to the next very important topic which is of zero R. अब ये zero R भी बहुत ज़्यादा important है. Zero R आखिरकार क्या है? Very importantly, one thing to remember about the zero R is that it is an Indian innovation. तो a lot of things हमने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से अपनाई हैं, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी अप्लाई जाती हैं, वहाँ पे भी यूज़ में है. अब when we come to the zero R is a completely Indian innovation. ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश कन्वेंशंस में ये कहीं नहीं होती है. And it has been in place since 1962. So not since the beginning से 1949 से नहीं ये चली आ रही है, बल्कि ये कब से है? 1962 से है. वेरी इंपॉर्टेंटली अनलाइक क्वेश्चन आवर जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है, ये जो जीरो आवर है इट डज नॉट फाइंड एनी मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर. अब ये जीरो आवर किस काम के लिए है? ये जीरो आवर जो है एक इनफॉर्मल डिवाइस है जिसके थ्रू जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है ये रेज कर सकते हैं कुछ मैटर्स इवन विदाउट प्रायर नोटिस. तो हमने देखा क्वेश्चन आवर में स्टार्ट क्वेश्चंस हो, अनस्टार्ट क्वेश्चंस हो, क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स हो या इवन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस हो, आपको नोटिस देना पड़ता है कि आपने ये क्वेश्चन पूछना है, राइट. दे कैन समटाइम्स अराइज सर्टेन इंपॉर्टेंट मैटर्स, राइट. उसी दिन जो है कोई घटना हो गई एंड उसके ऊपर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कुछ जानना चाहते हैं. तो ऐसे मैटर्स जब जिनके लिए नोटिस पीरियड नहीं दिया जाता बल्कि इमीडिएटली बिना नोटिस दिए जो है पूछ लिए जाते हैं, वो कब पूछे जाते हैं? जीरो आर के अंदर जो है पूछे जाते हैं. जो जीरो आर है बेसिकली अगर हमने पीछे भी देखा था कि कौन सा टाइम पीरियड था, हमने देखा था तो फर्स्ट आर इज द क्वेश्चन आर. जीरो आर क्या होता है? जीरो आर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर कम्स टू एन एंड एंड लास्ट करता है जब तक द एजेंडा फॉर द डे, मतलब जो बिजनेस, जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस है रिगार्डिंग डिस्कशन ऑन बिल्स और अदर पॉलिसीज और सो ऑन सो फोर्थ, जब तक एजेंडा ऑफ द डे, बिजनेस ऑफ द डे इज नॉट टेकन अप, तब तक जो है ये जीरो आवर चलता है. अब इसका नाम जीरो आवर क्यों पड़ा? ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनिशियल डेज ऑफ द पार्लियामेंट में द पार्लियामेंट यूज्ड टू ब्रेक फॉर लंच एट 1 o'clock. ठीक है. सो क्वेश्चन आवर जो है आपका खत्म होता था तो 12 बजे के अराउंड जो है एमपीज क्वेश्चन पूछने लगते थे विदाउट रेजिंग एनी प्रायर नोटिस. ठीक है. तो ये 12 बजे के स्लॉट पे जो है शुरू होता था, तो इसीलिए इसका नाम जो है जीरो आवर पड़ गया. ठीक है. देयर हैव बीन इंक्रीजिंग कॉल्स कि अब जो है हमें इसके इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहिए, कुछ जो है इसको स्ट्रक्चर देना चाहिए, जिसके कारण जीरो आवर भी जो है काफ़ी चर्चा में है एंड देयरफॉर आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट अप नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली आर इलेक्शंस फॉर द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर. ठीक है. अब महाराष्ट्र की असेंबली में स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन को लेके जो है काफ़ी मुद्दा उठा था. देयरफॉर टू नो अबाउट दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर जो हैं दो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस, ऑफिशियल पोस्ट मानी जाती हैं एज फार एज अ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज आर कंसर्न्ड. तो हमें पता है कि जो चेयर है ऑफ लोकसभा उनको क्या नाम दिया जाता है? स्पीकर बुलाया जाता है. ठीक है. अगेन ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है स्पीकर बैठते हैं. हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंटली जहाँ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो रिजाइन कर देते हैं फ्रॉम हिज और हर पार्टी मेंबरशिप अपॉन बीइंग इलेक्टेड एज द स्पीकर. No such convention exists in the Indian format. So a speaker continues to be a member of a particular party even after उनको speaker बना दिया गया है. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 93 डील करता है विद द पोजीशन ऑफ द स्पीकर इन द लोकसभा एंड आर्टिकल 178 डील करता है विद द पोजीशन ऑफ स्पीकर फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि ये हाउसेस जो हैं जितनी जल्दी हो सके as soon as it will be possible चूज करना है इनको दो मेंबर्स को एज स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर.
ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या इंपॉर्टेंटली क्या कोई टाइम लिमिट सेट करती है कि आपने विद इन 10 डेज और विद इन 15 डेज आपने अपना स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर चुनना है? तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कोई टाइम लिमिट जो है सेट नहीं करती है, ना ही स्पेसिफाई करती है क्या प्रोसेस होगा ऑफ दिस इलेक्शंस, एंड दिस इज लेफ्ट कंप्लीटली टू द parliament. ठीक है, so it is up to the parliament when it comes that is your Lok Sabha, when it comes to the speaker's position in Lok Sabha, and up to the state assemblies when it comes to the state legislatures के अंदर जो speakers होते हैं to decide कि आपने ये elections conduct कैसे करवाने हैं. Now very importantly, लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर, लोक सभा की अगर हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट है वो सेट करते हैं डेट ऑफ द इलेक्शन, एंड अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो इट इज द गवर्नर जो कि सेट करते हैं डेट ऑफ द इलेक्शंस कि कब स्पीकर जो है उनके लिए इलेक्शंस करवाए जाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंटली, जब डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन हो रहे होते हैं तो उसकी डेट कौन डिसाइड करता है? जो स्पीकर हैं वो डिसाइड करते हैं, राइट. अब स्पीकर जो है वेरी इंपॉर्टेंटली ये रिमेन करते हैं इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोक सभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली. यूजुअली जो है ये होता है. हाउएवर देयर आर सर्टेन ओकेजन्स जब स्पीकर को विकेट करना पड़ सकता है अपना ऑफिस, राइट. व्हाट आर दीज सिचुएशंस जब उनको विकेट करना पड़ सकता है? 3 इंस्टेंसेस हो सकते हैं. सबसे पहले, अगर वो सीज टू बी अ मेंबर ऑफ लोक सभा, so because of certain reason he or she is disqualified, या उनके जो elections है that is called upon, right, उसके अंदर कोई fraud detect कर लिया जाता है या कुछ भी, and that person stops being a member of the लोक सभा, तो वो speaker भी नहीं रह सकते हैं. नेक्स्ट, अगर वो resign करते हैं, and resignation वो किसको देते हैं? स्पीकर जो है रेजिग्नेशन देते हैं टू द डेप्यूटी स्पीकर. तो रेजिग्नेशन इन राइटिंग वो देना होता है टू द डेप्यूटी स्पीकर. एंड लास्टली, अगर उनको रिमूव कर दिया जाए बाय अ रेजोल्यूशन जो कि पास कर दिया जाता है बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लोक सभा, राइट, एंड ऐसा रेजोल्यूशन जो है इट कैन ओनली बी मूव्ड आफ्टर गिविंग अ नोटिस पीरियड ऑफ 14 डेज. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है. Next up, very importantly, is the question of parliamentary privileges. अब parliamentary privileges भी जो है ये क्या है? ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो है आपके साथ कराने की कोशिश की गई है. parliamentary privilege आखिरकार होती क्या है? अब parliamentary privilege basically रेफर करती है to certain rights and immunities जो कि members of parliament individually and then collectively enjoy करते हैं, राइट. ये माना जाता है कि ये privileges जो हैं essential है for them to conduct their role which is expected out of them, and इसके बिना जो ये functions हैं as member of parliament वो perform नहीं कर पाते. Apart from the members of parliament, जो ये privileges हैं these are also extended to certain other people who are allowed to speak in the parliament. कौन से हैं ये ऐसे लोग? It can include the Attorney General of India and very importantly the Union Ministers. अब Union Ministers हमेशा ही more or less ministers जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते ही होते हैं. पर जैसे कि आपको पता होगा हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक मिनिस्टर जो है, एक इंसान जो है, एक इंडिविजुअल जो है, उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है इवन इफ he or she is not a member of the parliament, but within 6 months उनको either of the house का member बनना पड़ेगा. तो in the 6 months से जब तक वो member नहीं बने लेकिन वो speak तो कर रहे हैं पार्लियामेंट में हाउस के फ्लोर पे, तो उस दौरान भी ऐसे यूनियन मिनिस्टर के पास जो है privileges अवेलेबल है even if for those 6 months अगर वो member of either house नहीं है. नेक्स्ट अब वेरी इंपॉर्टेंटली, क्या ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहीं पे डिफाइंड है? इंपॉर्टेंटली कुछ प्रिविलेजेस मेंशन की गई हैं, राइट. सो व्हेन इट कम्स टू द पार्लियामेंट, ये 105 आर्टिकल जो है 105 आर्टिकल उसमें मेंशन है. फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच या द अथॉरिटी टू पब्लिश सर्टेन प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, राइट, ये जो है मेंशन है. या फिर जो इवन स्टेट असेंबलीज, राइट, जो स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज है उनके रिगार्डिंग आर्टिकल 194 में मेंशन है. बट ये बहुत ही लिमिटेड प्रिविलेजेस है जो कि मेंशन की गई हैं. हाउएवर अपार्ट फ्रॉम दिस कोई ऐसा लॉ नहीं है, कोई ऐसा सिंगल लॉ नहीं है जो कि एग्जॉस्टिवली सारी की सारी प्रिविलेजेस को लिस्ट आउट करते, ठीक है. एंड बिकॉज देयर इज नो सच सिंगल लॉ जो कि अभी तक एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर अ लॉट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, जैसे कि बोला गया था आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. तो ये चीज याद रखनी जरूरी है. नेक्स्ट अप,
सोर्सेज ऑफ ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या हैं? तो अगर आपको ऐसे कोई MCQ क्वेश्चन आ जाए दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन एज सोर्सेज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो क्या ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ये सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, कौन कौन से हैं ये? तो मल्टीपल सोर्सेज है, क्योंकि एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है जो कि इनको डिफाइन करता है। सबसे पहले वेरी ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमने देखा था 105 आर्टिकल एंड 194 आर्टिकल, बट अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर ऑल्सो वेरियस पार्लियामेंट्री लॉज। तो कुछ कुछ प्रिविलेजेस के लिए एक दो छोटे छोटे लॉज बनाए गए हैं। तो इवन दो देयर इज नो वन सिंगल लॉ जो कि एग्जॉस्टिवली डिफाइन करता है, बट छोटे छोटे लॉज जो है एक एक सिंगल लॉज डीलिंग विद सर्टेन इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री लॉज। सेकेंड, देन थर्डली रूल्स दोनों ही हाउसेस के, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड बिजनेस जो है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो कि दोनों हाउसेस द्वारा बनाए गए हैं, वो भी सोर्स है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो कि ब्रिटेन से लिए गए हैं, वो भी एक मेजर सोर्स है। एंड लास्टली, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस आर ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आप, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? किस किस तरह की कैटेगरीज होती है, किस किस तरह की पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती हैं? तो ब्रॉडली हम इनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। द फर्स्ट आर कलेक्टिव प्रिविलेजेस। ये वो प्रिविलेजेस हैं विच आर कलेक्टिवली दे बिलोंग टू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो हर हाउस के पास जो है कलेक्टिव प्रिविलेजेस एग्जिस्ट करती हैं, जो कि सबको, पूरे हाउस के पास है, राइट। तो कौन सी हैं ये? पहली, राइट टू पब्लिश रिपोर्ट्स, डिबेट्स, प्रोसीडिंग्स जो कि इस पर्टिकुलर हाउस में हो रही है। देन एक्सक्लूड करना स्ट्रेंजर्स को फ्रॉम इट्स मीटिंग्स, या कोई सीक्रेट मीटिंग्स करना। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस हो रहा है जो कि हम अभी पब्लिक के साथ नहीं शेयर कर सकते, तो सीक्रेट मीटिंग्स जो है कंडक्ट कराई जा सकती हैं। इसके बाद मेक करना रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंटली। देन पनिश करना मेंबर्स को एज वेल एज आउटसाइडर्स को अगर वो किसी भी तरह से ब्रीच करते हैं इनकी प्रिविलेज को। ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट करना इंक्वायरी या ऑर्डर करना अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेसेस को भी, तो मतलब ये एक जुडिशियल फंक्शन भी जो है ये निभाते हैं। नेक्स्ट अप आर इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। ये ऐसे प्रिविलेजेस हैं जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंडिविजुअली जो है इंजॉय करते हैं। कैसी हैं, कौन कौन सी होती हैं ये प्रिविलेजेस? सबसे पहले जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड 40 days बिफोर द बिगिनिंग एंड 40 days आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन। हाउएवर दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन सिविल केसेस एंड नॉट इन प्रिवेंटिव डिटेंशन या फिर क्रिमिनल केसेस। Next up, very importantly, the freedom of speech and expression is enjoyed by all members in the parliament. Next, इनको एग्जेम्पशन मिलती है फ्रॉम जूरी ड्यूटी, मतलब आपने जूरी ड्यूटी नहीं देनी होती है। एंड लास्टली, ये रिफ्यूज भी कर सकते हैं फ्रॉम गिविंग एविडेंस और इवन अपियरिंग एज अ विटनेस इन एनी ऑन गोइंग केस इन द कोर्ट, अगर उस दौरान पार्लियामेंट सेशन में हो। ठीक है, तो ये कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रिविलेजेस को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप, वेरी इंपॉर्टेंटली, टर्म हमने सुना था ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, राइट। नाउ गिवन द काइंड ऑफ हैलबू जो कि हम विटनेस कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, बहुत सारी डिसरप्शंस हो रही थी, बहुत बार जो है अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर देखने को मिल रहा था, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज देयरफॉर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अब होता क्या है? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज व्हेन एनी इंडिविजुअल या अथॉरिटी डिसरिगार्ड करता है या अटैक करते हैं एनी प्रिविलेज, राइट्स एंड इम्यूनिटीज ईदर ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिविजुअली या फिर जो कलेक्टिव प्रिविलेज दी गई है ऑफ द हाउस, तो ऐसा ऑफेंस क्या बुलाया जाता है? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। एंड इन फैक्ट इसके लिए पनिश भी किया जा सकता है उस इंसान को बाय द हाउस। नेक्स्ट अप, अपार्ट फ्रॉम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। तो क्या ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं? इनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, बट ये आइडेंटिकल टर्म्स नहीं हैं। अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कैन ऑल्सो लीड टू कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, बट कंटेम्प्ट ऑफ हाउस होने के लिए जरूरी नहीं है हमेशा ही ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं हुई है बट कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हुआ है, राइट। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई से मेंबर कोई ऑर्डर है ऑफ द पार्लियामेंट उसको फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है बट वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस माना जा सकता है। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के अब वाइडर इम्प्लीकेशंस है देन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। कोई एक्ट करना या कोई एक्शन ना करना जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्ट होता है एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या उसके मेंबर या उसके ऑफिसर फ्रॉम परफॉर्मिंग एनी ऑफ देयर फंक्शंस, राइट, जिसके कारण जो है क्या होता है, जिसके कारण हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण हार्म हो जाती है डिग्निटी, अथॉरिटी एंड ऑनर ऑफ द हाउस, उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको हम कंटेम्प्ट ऑफ हाउस
बुलाते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ऊपर क्या है, जब अटैक हो रहे हैं एनी प्रिविलेजेस, राइट्स एंड इम्यूनिटीज, इधर चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर कलेक्टिव हो, तो उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बुलाया जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी भी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या उसके जो ऑफिसर्स हैं या उसके जो मेंबर्स हैं अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण डिग्निटी, अथॉरिटी एंड ऑनर हैम्पर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन, वेरी इंपॉर्टेंटली आती है हमारी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू द पार्लियामेंट, राइट। ये क्या करती थी, क्या कंसर्न था इसका 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का? नाउ ये डील करती है विद आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 334 क्या प्रोवाइड करता था? इट डील्स विद रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नाउ इंपॉर्टेंटली व्हेन इट कम्स टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये अमेंडमेंट जो है एक्सटेंड करती है द डेडलाइन for the cessation of the reservation for the seats for members belonging to scheduled caste and scheduled tribe both in Lok Sabha as well as Legislative Assembly for another 10 years. तो 10 साल की और extension जो है उनको provide कर दी गई है. However, within Article 334 there was another provision which dealt with nomination of Anglo-Indians to both Lok Sabha and state assemblies. Now importantly, while the reservation for members of scheduled caste and scheduled tribes has been extended for 10 years, ये extension जो है nomination of Anglo-Indian members को नहीं मिली है। ठीक है, सो जो पीरियड था for reservation of 2, मतलब जो nomination होती थी of 2 Anglo-Indians in लोक सभा, वो जो है has now come to an end। ठीक है, इसके साथ ही साथ में 14 स्टेट्स ऑफ इंडिया जो कि नॉमिनेट करते थे 1 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र होता था, झारखंड होता था, उत्तर प्रदेश होता था, ये भी जो है अब खत्म कर दी गई है, राइट। तो आप इस 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से आर्टिकल के साथ डील करता है। 334 किनको एक्सटेंशन मिल गई है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के जो मेंबर्स हैं जिनको रिजर्वेशन दी जाती है इन बोथ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल एज लोकसभा फॉर 10 ईयर्स। किन के लिए एक्सटेंशन नहीं की गई है? नॉमिनेशन जो की जाती थी ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा, राइट, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा की जाती थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट हैज एंडेड, एज वेल एज नॉमिनेशन ऑफ 1 मेंबर एंग्लो इंडियन मेंबर जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में होती थी ऑफ 14 स्टेट्स, दैट हैज ऑल्सो कम टू एन एंड। नेक्स्ट अप, वेरी इंपॉर्टेंट, इज प्रेसिडेंट्स रूल। तो पुदुचेरी जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल को लेके काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचा था, तो इसलिए प्रेसिडेंट्स रूल जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ड्यूटी देता है टू द सेंटर कि सेंटर ने इंश्योर करना है कि हर स्टेट की गवर्नमेंट जो है इज कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेंटर को एक तरह से एक मॉनिटर बनाया गया है कि आपने बाकी स्टेट्स की गवर्नमेंट पे नजर रखनी है कि ये सारे काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर रहे हो। तो व्हाट हैपेंस अगर ये ना हो रहा हो? दैट इज डेल्ट विद इन आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 जो कि बात करता है प्रेसिडेंट्स रूल की, वो कहते हैं कि जहां पे भी सेंटर को लगता है कि देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, दैट इज कहीं पे भी किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट जो है इज नॉट बीइंग कैरीड आउट और नॉट वर्किंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन सच अ सिनेरियो प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया जा सकता है। इस प्रेसिडेंट्स रूल को ऑल्सो यू कॉल इट बाय अदर नेम्स इंक्लूडिंग स्टेट इमरजेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी। अब ये जो इमरजेंसी है या प्रेसिडेंट्स रूल है, इसको 2 ग्राउंड्स पे लगाया जा सकता है। पहला ग्राउंड तो आर्टिकल 356 में ही मेंशन्ड है, जो कि पहले ही हमने बात कर ली थी। ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू इशू अ प्रोक्लेमेशन अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है जहां पे किसी स्टेट की गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरीड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट जो है इधर उनके पास रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर पहुंच जाती है कि हाँ जी ऐसा काम नहीं हो रहा है, बिकॉज द गवर्नर एक्ट्स एज द आईज एंड द ईयर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एट द सेंटर टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। हाउएवर इवन विदाउट अ गवर्नर्स रिपोर्ट अगर प्रेसिडेंट खुद सेटिस्फाई होते हैं तो भी प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है। एक दूसरा ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी फॉल्स अंडर आर्टिकल 365। ये क्या कहता है कि जब भी कोई स्टेट फेल करता है टू कॉम्प्लाई या फिर इफेक्ट नहीं देता टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द स्टेट, तब
फ्रॉम द सेंटर, राइट, सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया, उनको बोला कि आपने ये चीज़ जो है प्रोवाइड करनी है एंड स्टेट ने वो काम नहीं किया, देन इट इज़ लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड कि एक सिचुएशन अराइज हो गई है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट जो है कैन नॉट बी कैरीड आउट विद respect to provisions of the constitution and therefore it is imperative to impose the president's rule. Now very importantly ये प्रेसिडेंट्स रूल जो है इम्पोज कर दिया गया, तो पार्लियामेंट का क्या भी इसमें कुछ रोल है? तो हाँ जी, एब्सोल्युटली पार्लियामेंट का रोल है। ये प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशन है, इट नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। तो जब से इशू की गई है उसके 2 महीने के बीचों बीच जो है आपको दोनों ही हाउसेज से जो है लेनी है परमिशन। नाउ इमेजिन कीजिए ड्यूरिंग दिस पीरियड लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो हम क्या करेंगे? तो 30 days, within 30 days फ्रॉम विच लोकसभा, एक नई लोकसभा जो है कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, तो दोबारा इलेक्शन कराए गए, नई लोकसभा आई, तो विद इन 30 days ऑफ द न्यू लोकसभा बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड आपको ये अप्रूवल लेना ही लेना है फ्रॉम द पार्लियामेंट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, क्या ये एक्सटेंड की जा सकती है प्रोक्लेमेशन? तो एब्सोल्युटली दिस कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 months। हाउएवर यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कवीट जो है ऐड कर दिया गया था बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कि 1 साल के बाद, अगर 1 साल हो गया है वो प्रेसिडेंट्स रूल, अगर 1 साल के बाद भी आप एक्सटेंशन ऑफ 6 months लेना चाहते हैं तो ये एक्सटेंशन सिर्फ तब पॉसिबल होगी अगर देयर इज ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ईदर इन इंटायर इंडिया और सम पार्ट ऑफ इट, या फिर सेकेंडली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सर्टिफाई कर दे दैट उस स्टेट के लिए, जिस स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड है, वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराए जा सकते ड्यू टू सर्टन डिफिकल्टीज। ठीक है, सो अगर आपके पास दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है तभी आप 1 साल के बाद जो है 6 महीने की और एक्सटेंशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आप जो है वेरी इंपॉर्टेंटली इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अभी ये भी जो है काफ़ी चर्चा में रहा था, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो है इसको लेके काफ़ी मुद्दे उठे थे, राइट, कुछ साल पहले। उसके बाद जो है तब से सेंटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है कि आप इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को प्रॉपरली क्लैरिफाई करें, प्रॉपरली डिफाइन करें। अभी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वेरी इंपॉर्टेंटली ना ही ये डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही ये डिफाइंड है इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, but this has been kept as one of the criterias for disqualification। तो अब अगर कहीं पे भी डिफाइन नहीं है तो फिर हम कैसे पता करें कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंजॉय करता है या नहीं करता है? ये पॉसिबल हो पाया है थ्रू वेरियस जजमेंट्स, एंड इन्हीं जजमेंट्स में से एक सबसे क्रूशल केस वाज द प्रद्युत बोरदोलोई वर्सेस स्वपन रॉय केस ऑफ 2001, जिसने 4 ब्रॉड प्रिंसिपल्स जो हैं वो आगे रखे टू डिटर्मिन whether someone is enjoying an office of profit or not। तो कौन से ये 4 ब्रॉड प्रिंसिपल्स, ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला इस कि अगर गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है एक अपॉइंटमेंट को या उनकी रिमूवल को या परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ सर्टेन ऑफिस को, तो जो है ये माना जा सकता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सेकेंडली, अगर ये ऑफिस जो है इसके साथ कोई रेन्यूमरेशन अटैच्ड है, जितनी मर्जी रेन्यूमरेशन हो सकती है, बहुत कम या बहुत ज़्यादा, दैट डज नॉट मीन अगर रेन्यूमरेशन अटैच्ड है। थर्डली, अगर जो बॉडी है उसके पास गवर्नमेंटल पावर्स है कि वो पैसा रिलीज कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, लाइसेंसेस ग्रांट कर सकते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, ये भी ना हो अगर उनके पास पावर है टू इन्फ्लुएंस बाय द वे ऑफ पेट्रनेज। एक छोटी सी चीज़ हो सकती है, वैक्सीन पहले लगा दी, तो किसी भी तरह से अगर उनके पास ये इन्फ्लुएंशियल या पेट्रनेज की पावर अवेलेबल है तो भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाता है, राइट। सो दीज इंपॉर्टेंट 4 प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में याद रखने के लिए। नेक्स्ट अप नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इज आर्टिकल 239A क्लॉज 1। हमने प्रेसिडेंट्स रूल डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू कि पुदुचेरी के चलते हुए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, एंड पौंडीचेरी पुदुचेरी के लिए ही एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आ जाता है इज आर्टिकल 239A सब क्लॉज 1, जो कि अलाउ करता था पार्लियामेंट को टू क्रिएट अ लॉ फॉर पुदुचेरी, जिसके चलते हुए पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट ऑफ 1963 जो है बनाया पुदुचेरी के लिए, एंड उनके लिए प्रोवाइड की एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लॉज बना सकती है ऑन मैटर्स जो कि स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे इनके पास, पुदुचेरी के पास, क्योंकि एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनके पास एक चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होता है, राइट। तो इसके ऊपर जो है नजर बनाए रखिएगा। नेक्स्ट आप जो है आर्टिकल 239AA है,
जो कि बेसिकली इंसर्ट किया गया था बाय द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1991 एंड डील करता है विद द स्पेशल स्टेटस जो कि ग्रांट किया गया टू दिल्ली फ्रॉम अमंग्स द यूनियन टेरिटरीज, जो कि हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। एंड इसके तहत प्रोवाइड की गई ए लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू दिल्ली। Now very importantly, जो यहाँ की assembly है that has the power to make laws on matters in the state list and concurrent list except on 3 very important matters. What are these 3 matters? This is public order, police and land, right? जिनके ऊपर यूनियन का जो है कंट्रोल होता है। Next up, very importantly, the last topic of the day is the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Act of 2021, जो कि बेसिकली अमेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट ऑफ 1991 को। एंड क्या पर्पस बताया जाता है? इनका मानना है कि देखा जा रहा था कि गवर्नर एंड जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दिल्ली के, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है टग ऑफ वॉर, एक टसल चलती आ रही है। तो फाइनली इस टसल को सुलझाने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, ये अमेंडमेंट जो है लाई गई। अब क्या क्या प्रोवाइड करती है ये अमेंडमेंट? सबसे पहले तो है रिस्ट्रिक्शन ऑन लॉज पास बाय द असेंबली। तो ये जो 2021 की अमेंडमेंट है, ये प्रोवाइड करती है कि जो टर्म गवर्नमेंट है, एज फार एज द एनसीटी दिल्ली इज कंसर्न्ड, गवर्नमेंट जो शब्द यूज किया जाएगा, जो रेफर किया जाएगा इन एनी लॉ बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये गवर्नमेंट क्या इंप्लाई करेगा? नॉट द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बट इन फैक्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट अप कुछ चेंजेस लाए गए विद रिस्पेक्ट टू रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द असेंबली। अब जो 1991 का एक्ट था, ये अलाउ करता था लेजिस्लेटिव असेंबली को कि ये रूल्स बना सकते हैं अपना प्रोसीजर, अपना कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है रेगुलेट करने के लिए। अब जो 2021 की अमेंडमेंट है, ये कहती है कि ऐसे रूल्स जो है वेरी इंपॉर्टेंटली शुड बी कंसिस्टेंट विद द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। तो कोई भी ऐसा रूल जो कि इसके अगेंस्ट जाता है, दैट विल नॉट होल्ड ग्राउंड। नेक्स्ट अप एक इंक्वायरी बाय असेंबली इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, इसके अंदर भी जो है चेंजेस लाए गए। अब जो अमेंडमेंट है 2021 की, ये प्रोहिबिट करती है दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को फ्रॉम मेकिंग एनी रूल जो कि एनेबल करता है ईदर द लेजिस्लेटिव असेंबली को इटसेल्फ या फिर इसकी किसी कमिटी को टू कंसिडर मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली या फिर टू कंडक्ट एन इंक्वायरी इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। अगर ऐसा कोई रूल बनाया भी गया है तो इट विल बी कंसिडर्ड वॉइड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज जो है ये लेके आते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली असेंट टू बिल्स के रिगार्डिंग भी जो है कुछ चेंज लाया गया है। अब 1991 का जो एक्ट था, ये रिक्वायर करता था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, वो रिजर्व करें कुछ बिल्स को जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली पास करती है, जिनको कंसिडर किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। कौन से थे ऐसे बिल्स? कोई भी ऐसा बिल जो कि किसी भी तरह से डिमिनिश करता है पावर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। सेकेंडली, कोई भी बिल जो कि प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये मेरी कंसिडरेशन के लिए आप रिजर्व कीजिए। लास्टली, कोई भी ऐसा बिल जो कि डील करता है विद सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एंड मेंबर्स ऑफ असेंबली एंड मिनिस्टर्स। एंड लास्ट में कोई भी ऐसा बिल जो कि रिलेट करता है टू द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ असेंबली और एनसीटी दिल्ली। अब 2021 के अमेंडमेंट ने क्या कहा? उन्होंने कहा दैट अपार्ट फ्रॉम दीज 4 मैटर्स द अमेंडमेंट ऑफ 2021 रिक्वायर्स नाउ द लेफ्टिनेंट गवर्नर के वो रिजर्व कर सकते हैं कोई भी ऐसे बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट जो कि इंसिडेंटली कवर करते हैं एनी ऑफ द मैटर जो कि आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इनफैक्ट बेसिकली ये कह के जो है कोई भी बिल जो है रिजर्व किया जा सकता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि कोई बिल बन रहा है एक नई यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने के लिए हमें लैंड चाहिए, है ना? तो अब लैंड क्या है? हमें याद होगा कि लैंड के ऊपर किसका कंट्रोल है? यूनियन का कंट्रोल है। जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उसके ऊपर जो है लॉ नहीं बना सकती। तो क्योंकि इंसिडेंटली वो कनेक्टेड है टू सच अ मैटर, तो वो बिल भी जो है रिजर्व किया जा सकता है। तो बहुत ही वाइडन कर दी है द डिस्क्रेशन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो ओपिनियन है फॉर एग्जीक्यूटिव एक्शंस, उसके अंदर भी कुछ चेंजेस लाए गए। 1991 का जो एक्ट है ये स्पेसिफाई करता था कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस है बाय द गवर्नमेंट, चाहे वो ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स लिए गए हों या फिर विदाउट देयर एडवाइस लिए गए हों, दे विल ऑल बी इन द नेम ऑफ होम? द लेफ्टिनेंट गवर्नर।
अब 2021 की जो अमेंडमेंट है एक और चीज़ ऐड करती है, ये कहती है दैट ऑन सर्टेन मैटर्स जो कि स्पेसिफाई किए जाएंगे बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनकी ओपिनियन मैंडेटरी है, मस्ट ली जानी चाहिए बिफोर टेकिंग एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन बाय एनी मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो उनकी पावर जो है, जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनकी पावर को भी रिस्ट्रेन कर दिया गया है। तो ऑन सर्टेन मैटर्स आपको कंपल्सरीली कंसल्ट करना पड़ेगा और ओपिनियन लेनी पड़ेगी ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। राइट, सो दीज आर द इश्यूज जो कि हम वीक 2 में कवर कर रहे हैं। आई होप आपने वीक 1 देखा होगा जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर्स कवर किए गए थे। अगर आपने नहीं देखा है, यहाँ पे मैं ऊपर जो है वो उसका लिंक लगा रही हूँ। साथ ही में पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विच इज टाइप्स ऑफ बिल्स जो कि पार्लियामेंट के अंदर देखे जाते हैं, जो कि आज के 2 मिनट्स के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया था। सो आप उसको भी जाके जो है ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखा है। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर वीक 2। राइट, होपफुली यू विल ऑल बी रिवाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग वेल। राइट, दिस चाइनीज प्रोवर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप इट डायरेक्ट्स योर स्टडीज एज वेल। कि टीचर्स जो हैं, एज टीचर्स वी आर ट्राइंग थ्रू दिस रिविजन सीरीज टू रियली गिव डायरेक्शन टू योर लास्ट मिनट प्रिपरेशन, बट you yourself have to keep studying, have to keep working hard to ensure that you are able to crack the prelims जो कि 2021 के आ रहे हैं। Right, so this is all from us now. Thank you and see you in the next lecture.